राधे राधे मेरे बालकों एवं बालिकाओं। आज हम फाइनल फास्ट रिवीजन शुरू करने वाले हैं। इस लेक्चर सीरीज का मेरा मकसद यह है कि जो बच्चे या तो परीक्षा से कुछ दिन पहले चीज़ें रिवाइज करना चाहते हैं फटाफट, या फिर वो बच्चे जो कि परीक्षा से बहुत दिन पहले ही कोई चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं लेकिन वो खुद से रिवीजन नहीं कर पाते, तो मेरा मकसद ये है कि रात को सोते वक्त ये जितने भी देर के फास्ट रिवीजन होगी उसे एक बार देख लो। सुनने से हमें चीज़ें याद होती है यार, और हमारी परंपरा में तो वेदों को श्रुति के माध्यम से सुन सुन करके जनरेशन वाइज हमने यहाँ तक पहुँचा दिया, लिखी तो अब गई हैं। तो मेरा मकसद यही है कि आप सुनो और ये आपके दिमाग में चीज़ें बैठ जाए। हम फटाफट सारे कॉन्सेप्ट को देखते चलेंगे। इस लेक्चर का मकसद ये है, वो बच्चे बिल्कुल भी ना देखें जो सोचते हैं कि इस चीज़ को देख करके वो कुछ सीख लेंगे। नहीं, इस लेक्चर का मकसद आपको कुछ सिखाना नहीं है, इस लेक्चर का मकसद आपको याद करवाना है। गॉट इट? तो वो सारे बच्चे अभी वीडियो बंद कर दे, क्योंकि मैं अपने व्यूज़ के चक्कर में आपका करियर नहीं ले डूबूंगा। तो आप पहले तो, अगर आपके पास 2 साल का वक्त है तो मेरे पूरे ईयर लॉन्ग लेक्चर सीरीज में जाकर के फिजिक्स सीखो। अगर एग्ज़ाम 3-4 महीने बाद है तो 99 हार्ड वाले कोर्स को देखो और उसके बाद फिर रिवाइज करो, या फिर आपको कोई और टीचर पसंद है तो उनसे उस तरीके की गाइडेंस लो। हम फटाफट शुरू करते हैं आज का पहला सीरीज़ बेसिक मैथमेटिक्स का। सबसे पहला टॉपिक होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके बारे में सबसे बेसिक चीज़ जो हमें जाननी है वो है रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये बेसिक फॉर्म है ax² + bx + c = 0। इसके रूट्स होते हैं 2, लेकिन यहाँ पे तो एक ही लिखा है, नहीं ये 2 लिखा है। -b + -√b² - 4ac/2a। ये प्लस के साथ एक बार खुलेगा तो एक x देगा, और माइनस के साथ एक बार खुलेगा तो दूसरा x देगा। इसमें जो b² - 4ac है इसे कहता है डिस्क्रिमिनांट। अगर ये 0 से बड़ा है तो रियल रूट्स होते हैं, 0 के बराबर है तो इक्वल रूट्स होते हैं और रियल रूट्स होते हैं, और 0 से छोटा है तो नॉन रियल रूट्स होते हैं। सम ऑफ रूट्स x1 + x2 क्या होता है? -b/a। ये फॉर्मेट के अकॉर्डिंग -b और a पुट कर लेना। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स c/a। दूसरी टॉपिक आती है हमारी बायोनोमियल थ्योरम। बायोनोमियल थ्योरम की आपको बस 2 एक्सप्रेशन याद रखनी है। 1 + x⁻n क्या होता है? 1 + nx + n × n-1/2 x² + n × n-1 n-2/6 × x³ जहाँ पे अगर n छोड़ो 1 - x करेंगे n, तो 1 - nx + n × n-1/2 x² - n × n-1 n-2/6 x³ होता है। चलो मैं बता देता हूँ। अगर ये x बहुत छोटा है ना बालक, तो ये जो पूरा एक्सपेंशन है ये यहीं तक रुक जाता है, ठीक है? तो 1 + 0.0001 लिखा हुआ है और रेज़ टू पावर 3 है, तो ये हो जाएगा 1 + 3 × 0.0001। ये 1 + nx पे ही रुक जाता है। इसका कारण लॉन्ग लेक्चर में एक्सप्लेन होगा। अगली चीज़ आती है लॉगरिथम। log m × n होता है log m + log n, log m/n होता है log m - log n, और log m में रेज़ टू पावर n है, तो n जो पावर है वो जंप करके सामने आया था और आ जाता है log m। हमने यहाँ तक लॉगरिथम देख ली। ये कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम कहलाता है, C&D थ्योरम। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इफ़ p/q = a/b दिया हुआ है तो p + q/p - q बराबर होगा a + b × a - b के। ये हमेशा ऐसे नहीं दिया होगा, कभी कभी ये p/q = a/b में दे दिया जाता है, तो ये एक्सप्रेशन फिर वैलिड होल्ड करता है। बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की। सबसे पहले कन्वर्जन सीखते हैं। 2π रेडियन होता है 360 डिग्री। sin θ p/h, cos θ b/s, tan θ p/b, cos θ h/p, sec θ h/b, cot θ b/p। ये थोड़े एक्सप्रेशंस आपको याद रखने हैं। sin² θ + cos² θ 1, 10th में आपको याद होगा। 1 + tan² θ = sec² θ, 1 + cot² θ = cos² θ। sin² θ + cos² θ = 1 तो मेरे घर की मेड भी लिख लेती है। अच्छा बच्चा वो है जो 1 की जगह पे sin² θ और cos² θ लिखना जानता हो। sin 2θ 2 sin θ × cos θ होता है, cos 2θ cos² θ माइनस sin² θ होता है। tan 2θ की वैल्यू होता है 2 tan θ/1 - tan² θ। साइन लॉ कहलाता है क्या? एक ट्रायंगल है कोई जिसके तीनों वर्टिसेस के नाम ए बी सी हैं, और तीनों वर्टिसेस के अलॉन्ग के एंगल के नाम भी एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी है। एंगल सी के अपोजिट वाले साइड को स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करते हैं, एंगल बी के सामने वाला साइड को स्मॉल बी से, और एंगल ए के सामने वाले साइड को स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ये ऐसा ट्रायंगल दिया हुआ है तो साइन ए
ए कौन सा, एंगल वाला, अपॉन उसका अपोजिट साइड स्मॉल ए, साइन ए अपॉन ए कॉस साइन बी अपॉन बी साइन सी अपॉन सी बराबर होते हैं स्मॉल एंगल थीटा के लिए। छोटे एंगल थीटा के लिए साइन थीटा की वैल्यू थीटा के बराबर होती है, कॉस थीटा की वैल्यू 1 के बराबर और tan थीटा की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली थीटा के बराबर। ये फिजिक्स में बहुत ज़्यादा टर्म यूज होते हैं। डिफ्रेंसिएशन, अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है जिसकी x⁻n है तो dy/dx क्या होगा, nx n-1। इसको कोई बच्चे ऐसे भी पढ़ सकते हैं, डिफ्रेंसिएशन ऑफ x⁻n विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, nx n-1। ये मैंने आपकी सुविधा के लिए यहाँ पे ऐसे y के फॉर्म में लिख दिया। कोई फंक्शन अगर ln x का फंक्शन है तो dy/dx क्या होगा, 1/x। साइन x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, cos x का माइनस साइन x, e⁻x का e⁻x ही होता है। अगर प्रोडक्ट रूल आपको आता होगा, प्रोडक्ट रूल अगर u और v कोई दो फंक्शन दिए हुए हैं जिस x के टर्म में, तो dy/dx क्या होगा, कोई भी फर्स्ट फंक्शन को ऐसे ही ऐसे रख दो, सेकंड फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन प्लस सेकंड फंक्शन को ऐसे ही रख दो, फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन। बात आती है अगर कोई कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन होता है 0। डिवीजन रूल, अगर u/v के फॉर्म में कोई फंक्शन दिया हुआ है जिसमें u कोई एक फंक्शन है x का और v कोई एक फंक्शन है x का, तो dy/dx इसका क्या होगा, सेकंड पर्सन इंटू फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन माइनस फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड पर्सन का डिफ्रेंसिएशन और नीचे में सेकंड फंक्शन का स्क्वायर। इंटीग्रेशन की बात करते हैं, x⁻n का इंटीग्रेशन होगा xn डिवाइडेड बाई n+1। ये प्लस c क्यों आता है, क्योंकि ये इनडिफिनिट इंटीग्रेशन है, कोई लिमिट नहीं है। अगर लिमिट आती है तो c हट जाती है। जनरली फिजिक्स में हम लिमिट के साथ डील करते हैं तो c आपको देखने को नहीं मिलेगा। 1/x का इंटीग्रेशन होगा ln x साइन x का माइनस cos x का साइन x e⁻x का e⁻x प्लस c। ax प्लस बी रेज़ टू पावर n का क्या होगा, ax प्लस बी n+1 बटा में n+1 और डिवाइडेड बाई x का जो कॉफिशिएंट है वो, यानी कि a। आगे बढ़ते हैं, मैक्सिमा और मिनिमा, ये कभी कभी काम आता है फिजिक्स में। मैक्सिमा के लिए अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है, मैक्सिमा मिनिमा क्या होता है, कोई फंक्शन दिया हुआ है उस फंक्शन के मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए सबसे पहले तो dy/dx इक्वल टू 0 होना चाहिए और d2y/dx² एंड डबल डिफ्रेंसिएशन ऑफ y जो है वो नेगेटिव होना चाहिए। तो कहेंगे क्या कि वो पॉइंट जहाँ पे dy/dx 0 हो रहा है वो मैक्सिमा है। मिनिमा के लिए dy/dx 0 होना चाहिए और d2y/dx² पॉजिटिव होना चाहिए। तो बेसिक मैथमेटिक्स में आपकी इतनी ही चीज़ें हैं जो कि आपको पूरे 11th और 12th के फिजिक्स में मदद करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम ये चीज़ को बार बार सुनोगे और चीज़ें तुम्हारे दिमाग में बैठेंगी। अगले चैप्टर के साथ मिलते हैं जो कि होगा वेक्टर। धन्यवाद।